नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी और बाकियों के लिए एक जानकारी है। द मीडिया रंबल एक बार फिर से होने जा रहा है। इस बार का मीडिया रंबल 3 और 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिनों तक मीडिया, पत्रकारिता की दुनिया के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा होगा। नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड पर मंथन होगा और यह सब सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट के सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। यानी आपको एंट्री के लिए सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। तो तारीख याद रखिए, 3 और 4 अक्टूबर। शहर याद रखिए, बेंगलुरु। सब्सक्राइब कर बनिए हमारा संबल और जुड़िए मीडिया रंबल से। अब टिप्पणी शुरू करते हैं। घूम घूम के बरसात हो रही थी, बीच बीच में त्योहार भी आ रहे थे। बरसात सुकून छोड़ तबाही ला रही थी, त्योहार खुशियां ला रहे थे। इन दोनों के बीच में आर्यावर्त पेंडुलम की तरह झूल रहा था। हस्तिनापुर के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में था, आधा राजनीति की चपेट में। रियाया को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इस काम में धृतराष्ट्र बहुत बिजी थे, जैसे तैसे वक्त निकालकर दरबार पहुंचे थे। धृतराष्ट्र दरबार में आए तो थे, लेकिन उनके मन में आर्यावर्त की चौतरफा बाढ़ ही घूम रही थी। दूसरी तरफ संजय थे, जो दरबार में बैठे बैठे कबीर दास का एक दोहा गुनगुना रहे थे। ध्यान से सुनने पर दोहा जो पकड़ में आया वो कुछ यूं था: अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धृतराष्ट्र ने पूछा, इस दोहे का अर्थ क्या है संजय? तब संजय ने दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या की। महाराज, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। जैसे न तो बहुत अधिक बोलना, न बहुत अधिक चुप रहना, न बहुत अधिक वर्षा अच्छी है, न बहुत अधिक धूप। अर्थात यह लोकोक्ति हमें जीवन में संतुलन और संयम का पाठ पढ़ाती है। यह सुनते सुनते धृतराष्ट्र के मन में शंका के कुछ सवाल कूदने लगे। संजय बिना मतलब तो यह लोकोक्ति नहीं गुनगुना रहा होगा, जरूर इसके पीछे इसकी कोई मंशा छिपी होगी। यह ख्याल आते ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तो आज इसे रटने की क्या वजह है? पहले तो संजय ने टालने की गरज से कहा, महाराज आप तो देख ही रहे हैं कैसे चारों तरफ बारिश ने कहर मचा रखा है। धृतराष्ट्र को तसल्ली नहीं हुई। संजय की टाल मटोल को भांपते हुए उन्होंने कहा, सच सच बताओ क्या बात है? तब संजय ने कहा, डंकापति हर चीज की अति कर देते हैं महाराज। पहले गले पड़ने की अति और अब मतलब बेमतलब हंसने की अति। संजय ने अपनी बात जारी रखी, महाराज समझ में नहीं आता कि डंकापति को यह बात कोई समझाता क्यों नहीं कि बेमतलब नहीं हंसना है। दीगर मौकों पर खुद डंकापति इस बात के कायल रहे हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे खाने में नमक चुटकी भर ही काम आता है, मुट्ठी भर नहीं। यह बात स्वयं डंकापति मानते आए हैं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। धृतराष्ट्र ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अब जो बीत गई सो बात गई। धृतराष्ट्र यह बात बोल ही रहे थे कि उन्होंने पाया संजय एक नया गाना गाने लगा है, जिसके बोल कुछ यूं थे: तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के। धृतराष्ट्र को लगा कि संजय कुछ बताना चाहता है। उन्होंने आदेश दिया, जो कहना है वह साफ साफ कहो। संजय फिर किसी और टेंजेंट में चले गए। महाराज, प्राचीन काल में राजा प्रजा का कर तब माफ करते थे जब सूखा, अकाल या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आन पड़ी हो, या फिर राजा प्रजा की भलाई के लिए कोई बड़ा कार्य करना चाह रहे हों, जैसे मंदिर या फिर पुल आदि का निर्माण। ऐसी स्थिति में राजा कई बार प्रजा का कर माफ कर देते थे। यह प्रजा के प्रति उदारता दिखाने का एक तरीका था। महाकवि कालिदास ने भी लिखा है कि राजा सूर्य के समान होता है। जिस तरह सूर्य गर्मियों में जमीन से नमी सोख कर बरसात में कई गुना बढ़ाकर प्रजा को वापस कर देता है, वैसे ही श्रेष्ठ राजा भी अपनी प्रजा से कर वसूल कर उसकी भलाई पर खर्च करता है। राजा का काम केवल कर वसूलना नहीं है, बल्कि प्रजा के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उसकी भलाई पर खर्च करना भी होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या डंकापति कुछ गलत कर रहे हैं? संजय ने बिना कुछ सोचे समझे एक फिल्म चला दी। चीफ मिनिस्टर प्राइवेट फर्म में चंदा देने को तैयार है। कितना? 2 लाख सर जी। 3 लाख।
छी 4 लाख। छी 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 5 लाख सर जी। छी 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 5 लाख से ज्यादा ये लोग नहीं दे सकते। तो ठीक है, जाओ। कितना बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ दुगना सर जी। तिगना बढ़ा दो। तिगना बढ़ा दे। जाओ जाओ सर जी, जाओ, हो गया मौजा। तिगना बढ़ा देंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। मारने दो, आंदोलन करने दो, घेराव करने दो। अरे फिर ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम तिगने से दुगना कर देंगे। होटल वाले भी खुश, जनता भी खुश। फिल्म देखकर धृतराष्ट्र का सिर घूम गया। उन्होंने कहा, इसमें डंकापति कहाँ है? संजय ने कहा, डंकापति को देखने के लिए आपको जीएसटी को देखना होगा। पहले टैक्स का रिफॉर्म करने का दावा करते हुए डंकापति जीएसटी ले आए। अब जीएसटी का रिफॉर्म करने की नौबत है। आलम यह है कि जिले इलाही ने 1 रुपए का सामान पहले 3 रुपए का किया और फिर 1 रुपया घटाकर उसकी बधाई का प्रपंच आयोजित कर दिया। यही रौला डंकापति के दरबारी खबरिया चैनलों पर भी कटा हुआ है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी टाइप माहौल है। सबका एक ही सुर था कि जिले इलाही ने अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। आप सब यानी डंकापति की प्रजा, वो तुच्छ जीव जंतु जो मुफ्त की रेवड़ी के लिए रिरियाते रहते हैं, उन्हें अब तो डंकापति का एहसान मान ही लेना चाहिए। कितना एहसान फरामोशी करोगे तुम लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि दिवाली से पहले देश को बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे और कल जीएसटी काउंसिल ने यह वादा निभा दिया। 19 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने फैसला करके दिखा भी दिया। जीएसटी वाला ऐसा धमाका नरेंद्र मोदी ने किया कि आम आदमी बम बम हो रखा है। दिवाली से पहले जीएसटी घटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 146 करोड़ जनता को यही संदेश दिया है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी से दिवाली वाला माहौल सेट कर दिया है, फिट कर दिया है। जब टैक्स ज्यादा था तब जनता की गाली सुनने के लिए निर्मला ताई थी और अब बधाई के लिए डंकापति हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? संजय अपनी रौ में बहे जा रहे थे। महाराज गब्बर सिंह, टैक्स कम हुआ है तो मोगैम्बो का खुश होना तो बनता है। आखिर दोनों ठहरे एक ही फील्ड के कॉम्पिटिटर, दोनों ही जराइम के धंधे में लगे हुए थे। कैचमेंट एरिया दोनों का सेम था। धृतराष्ट्र उलझन में पड़ गए, लेकिन उससे पहले संजय ने तिहाड़ शिरोमणि का एक वृत्त चित्र चला दिया। आप कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, टैक्स घट गया। तो आज हमारे देश का जो सेंटिमेंट है, ये डायलॉग हमारे देश के लोग बहुत बोलते आए हैं, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन आज वाकई अगर मोगैम्बो ने ये नया टैक्स स्ट्रक्चर देखा होता तो वो भी कहता कि मोगैम्बो खुश हुआ। बड़ी देर से किस्से कहानियों में संजय की घुमावदार बातें सुन रहे धृतराष्ट्र बेचैन होकर बोल पड़े, बस कर यार, सीधी बात कर, ये क्या बकलूली किए जा रहे हो? संजय का लहजा नरम पड़ गया। उन्होंने बस इतना ही कहा, माफी हुजूर। धृतराष्ट्र को भी लगा कि थोड़ा ज्यादा सख्त हो गए हैं, सो उन्होंने भी पैर पीछे खींचते हुए कहा, यह टैरिफ का मुद्दा डंकापति इस समय क्यों लेकर आए हैं? संजय ने कहा, महाराज अव्वल तो लगता है कि अमेरिका वाले दोस्त की बेवफाई से डंकापति का जो दिल टूटा है उसकी भरपाई करना चाहते हैं, पर आपको समझना होगा कि अमेरिका वाले दोस्त ने बेवफाई क्यों की? धृतराष्ट्र ने अकस्मात पूछा, क्यों की? संजय ने कहा, इजाजत हो तो एक कहानी फिर से सुना दूं। धृतराष्ट्र माथा पीटना चाहते थे, लेकिन खुद को रोकते हुए उन्होंने कहा, सुनाओ। संजय ने बोलना शुरू किया, यदि आप शासक होते हुए दूसरे शासक के ऊपर एक तरफा अति विश्वास और अंधी निष्ठा रखते हैं तो आप दुनिया के सबसे मूर्ख शासक साबित होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी के गले पड़ने और उंगली दिखाने वाली फोटो खिंचवा लेने से 2 देशों के रिश्ते भी बदल सकते हैं तो आप मूर्ख शासक साबित होंगे। इतिहास हमें यही सिखाता है। 2 व्यक्तियों के रिश्ते 2 देशों के रिश्ते तय नहीं कर सकते। आप मुगलों की बात कर लें, आप रामायण महाभारत की बात कर लें, हर जगह से हमें एक ही सीख मिलती है, सत्ता अपने हित से संचालित होती है, वह फोटो खिंचवाने की क्षमता से संचालित नहीं होती। हर शासक ने अपने ही भाइयों पिताओं को बंदी बनाया, मौत के घाट उतारा। रामायण को ही पढ़ लीजिए, बाली सुग्रीव का संघर्ष, रावण विभीषण का संघर्ष। महाभारत में पांडवों कौरवों को लीजिए, एक ही परिवार के सदस्य धर्म और अधर्म के नाम पर अपनी राजसत्ता की भूख को उचित ठहराते हुए भिड़ गए। औरंगजेब की कहानी हम सबको पता है।
कहने का मतलब जहां एक परिवार के हित आपस में नहीं मिलते, जहां भाई भाई के विचार सत्ता को लेकर बदल जाते हैं, वहां एक दूर देश के शासक पर अति विश्वास कैसे कर सकते हैं? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यह समझना पड़ेगा कि इतिहास कोई 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है। व्यवस्थाएं और शासक जो इतिहास में दर्ज हुए वो इस कारण से अपना वर्चस्व बनाए रख पाने में सफल हुए क्योंकि उन्होंने सबके साथ अपने संबंध व्यवहारिकता और ताकत के मिश्रण से तय किया। फोटो खिंचवाकर दोस्ती के दावे किसी ने नहीं किए। डंकापति यही भूल बार बार करते हैं। 2 महीने पहले वो कनाडा में मौज कर रहे थे और हफ्ते भर पहले चीन में वही सब कर रहे थे और आर्यावर्त के सीने पर 50% टैरिफ का बोझ अलग से पड़ गया। डंकापति की हील हुज्जत होता देख धृतराष्ट्र का बन भर आया। उन्होंने बस इतना ही कहा, देखना डंकापति के सम्मान और बधाई में कोई कमी न रह जाए। सभा ने समवेत स्वर में डंकापति का उद्घोष किया। इस आश्वासन से गदगद हुए धृतराष्ट्र ने तत्काल सिंहासन छोड़ा और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गए हफ्ते एनडीटीवी को सूतक लग गया। सूतक बोले तो ग्रहण। वैसे जानकार बताते हैं कि एनडीटीवी को सूतक तभी लग गया था जब इसका मालिकाना हक अडानी समूह के हाथों में गया था। तब से अब तक यह सूतक अपना पैर पूरी तरह पसार चुका है। सूतक की अवस्था में एनडीटीवी ने जो उपाय अपनाने को कहा वह जान लीजिए। ग्रहण को सीधे देखने से बचे, पर घर पर रहे, ज्योतिष ये कहता है, नहीं तो दूषित किरणों से आंखों पर असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय खाना बनाना या खाना खाना ठीक नहीं है। ग्रहण के नकारात्मक असर से खाना दूषित हो जाता है। ग्रहण सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, ज्योतिष ये भी कहता है, इसलिए सावधानी रखें और मंत्रों का जाप करते रहें। साथ ही आपको बताऊं, ग्रहण के समय गर्भवती महिला अगर बाहर निकलती है तो होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, ज्योतिष ये कहता है। खाना पकाना 9 घंटे के लिए बंद रहेगा। पके हुए खाने में तुलसी दल डाला जाएगा। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। 2 स्वयंसेवक सुबह की शाखा से निकलते हुए यही वीडियो देख रहे थे और ग्रहण से निपटने के उपायों पर विचार कर रहे थे। तभी एक स्वयंसेवक ने कहा, मित्र, यह एंकर तो विधर्मी है, इसका नाम सैयद सुहेल है, क्या इसे सनातनी परंपराओं और मूल्यों का तनिक भी ज्ञान होगा? प्रश्न बहुत ज्वलंत और वाजिब था। दूसरे स्वयंसेवक ने कहा, रुकिए बंधुअर, देखता हूं कि गुरुजी ने सनातन ज्ञान पुस्तिका में इस दुविधा का क्या निराकरण किया है। इसके बाद वो जेब से गुरुजी की सनातन ज्ञान पुस्तिका निकालकर उसके पन्ने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद स्वयंसेवक ने शंका का निवारण करते हुए कहा, ये सब अपने ही लोग हैं। मध्यकाल में जब मलेच्छों का प्रभाव बढ़ा तब इन लोगों ने अपना नाम बदल लिया। आज के सैयद और शेख ही पुराने जमाने के ब्राह्मण और राजपूत थे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरसंघ चालक ने भी अब बोल दिया है कि भारत की भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे पूजा पद्धति अलग क्यों न हो। जो भारत को अपनी माता मानता है, मातृभूमि मानता है, जो भारत की इस विविधता, अपने एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। वो पूजा किसी की करे या ना करे, भाषा कोई बोले, खान पान रीति रिवाज कोई हो, वेशभूषा कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन वो सब हिंदू है। यह सुनकर शंकालु स्वयंसेवक आश्वस्त हो गया। दोनों ने सूतक की चर्चा छोड़ तूतक तूतिया वाला गाना अपने मोबाइल पर लगा लिया। दोनों गाने का मजा लेते हुए, लाठी लहराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन सैयद सुहेल आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पुराने चैनल रिपब्लिक भारत का असर इतना गहरा है कि भाई एनडीटीवी से तालमेल ही नहीं बिठा पा रहा। रिपब्लिक भारत में रहते हुए इसने सनसनी और सांप्रदायिकता में जो महारत हासिल की है, उसका मुजाहिरा एनडीटीवी पर किया। आपको याद होगा, 3 आतंकी पहले बिहार में घुस चुके, नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी। आदिल हुसैन पाकिस्तानी है, घुस चुका है हिंदुस्तान में। हसनैन अली पाकिस्तानी है, भारत में घुस चुका है। और अगला आतंकी मोहम्मद उस्मान, ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में घुस चुका है। हफ्ते भर से ज्यादा हो गए जब बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया था कि कोई भी आतंकवादी बिहार में नहीं घुसा है। वो नेपाल से सीधे मलेशिया निकल गए हैं। इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे
और फिर उनका वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में। इसके बावजूद सैयद सुहेल ने खरा झूठ बोला कि तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इसी तरह प्रोपेगेंडा फिल्मों के पोस्टर बॉय बन चुके विवेक अग्निहोत्री के साथ एक इंटरव्यू में भी सुहेल का रायता फैल गया। सुहेल ने दावा किया कि उनके चैनल पर कोई हिंदू मुसलमान वाली डिबेट नहीं होती। विवेक का कहना था कि होती है। 24 घंटे आप लोगों की चैनल पे हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है, 24 घंटे होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन नहीं होती है। होती है कि नहीं होती है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हमारे एनडीटीवी पर तो नहीं होती। सब अभी नहीं होती होगी, कुछ दिनों से पहले तो होती है। पहले भी नहीं हुई कभी, पहले भी नहीं हुई कभी। ये कुछ वीडियो हैं, इन्हें देखिए और आप खुद ही तय कीजिए कि होती है या नहीं होती है। जैसे बंगाल का हुआ वैसे पूरे इस्लाम कंट्री बनाएंगे इन्हीं का डिबेट में मैंने सुना है कि इस तरह से ये खुद ही वक्त अपना रखते हैं। वो ये क्या इस हमारे भारत भूमि की रक्षा में ये कभी सम्मिलित होंगे? इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से। शोएब जमीई साहब अभी आप आरंभ कर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली। अरे भाई, वास्तविक तौर पे बात समझो ना, विश्व में 99% जो घटनाएं घट रही हैं वो कौन है? पहले भी यही मानता था, आज भी यही मानता हूँ कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। एक समय में संजीदा और तथ्यात्मक खबरों का ठिकाना रहा एनडीटीवी अब टीआरपी और सनसनी वाली पत्रकारिता का नया केंद्र बन गया है। बाकियों से ज्यादा नीचे गिरने की प्रतियोगिता में यह चैनल सीधा जातिवाद की बहस और उसके परचम को लहरा रहा है। अमेरिका में ब्राह्मणवाद पर यह शो देखिए। दरअसल जो ट्रंप के सलाहकार साहब हैं, ये भारत के ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब इनकी पोल खोलते हैं। 2017 में गूगल ने तमिल ब्राह्मण पिचाई को सीईओ बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तेलुगु ब्राह्मण है। नील मोहन दिग्गज टेक कंपनी यूट्यूब के सीईओ ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण। अमेरिकी कंपनी में एडोब के सीईओ तमिल ब्राह्मण शांतनु नारायण है। आईबीएम के सीईओ भारत के एक तेलुगु ब्राह्मण ही हैं, अरविंद कृष्णन। अगली खबर भी खबरिया चैनलों के अंडरवर्ल्ड से ही है। बहुत से एंकराएं और खबरिया चैनल इस दौर में या तो दरबारी गीत गा रहे हैं या फिर हिट जॉब कर रहे हैं, यानी असाइनमेंट मिला और टारगेट को ठोंक दिया। अब हम जिस खबर की बात करेंगे वो पत्रकारिता का हिट जॉब है। चैनल समय समय पर ऊपर से मिले आदेशानुसार कैसे पलटी मारते हैं, इसका उदाहरण तो आपने बीते दिनों बार बार देखा होगा। जब मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, तब ये खबरिया चैनल ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती का बखान करते नहीं थकते थे। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी उस कमरे में पहुंचे जहां विजिटर बुक में पीएम मोदी को अपने अनुभव लिखते। यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची कि आइए बैठिए बॉस, लिखिए। इतना ज्यादा मीठा है इस वीडियो में कि आप देखेंगे दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप का सम्मान है, विश्वास और भरोसा और प्यार है भारत के लिए। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और जैसे ही इस दोस्ती में दरार पड़ी, तब यही चैनल दिन रात ट्रंप को गरियाते नहीं थक रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन पर उम्र हावी हो गई है या कुछ और हुआ है, कोई दवा रिएक्ट कर गई है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है। भारत के खिलाफ ट्रंप की परेशानी समझी जा सकती है, क्योंकि भारत ने सीज फायर ट्रंप एक्सपर्ट की व्यापारिक शर्तों के आगे सीज फायर नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। इसी के बाद ट्रंप ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमी को मरी हुई इकोनॉमी बता दिया। ठीक है, ट्रंप की चिड़ या बौखलाहट समझ सकते हैं। The people of America will really lose out because of this craziness of Donald Trump, who does not understand anything beyond his own personal financial interest. और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। अब अमेरिकी टैरिफ के दबाव में मोदी जी चीन के साथ दोस्ती मजबूत करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। तब ये चैनल भी दोनों की दोस्ती का बखान करने से बाज नहीं आ रहे। ये वही चैनल हैं जो 2 महीना पहले तक चीन को गरियाते नहीं अघा रहे थे। बहरहाल, हम जिस हिट जॉब की बात कर रहे थे उसे अंजाम दिया है नाविका कुमार ने। टाइम्स नाउ वाली नाविका कुमार, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर यह शो पिछले हफ्ते किया। The Jeffrey Epstein case is a scandal that has haunted the corridors of influence for years. It continues to unravel with its shadow looming large over some of the world's
most prominent, most powerful figures. The demand to release the Epstein files grows louder, fueled by the bravery of survivors who refuse to be silenced. एप्स्टीन अमेरिका का रईस फाइनेंसर था जिसके ऊपर 250 के करीब लड़कियों के यौन शोषण का आरोप था। इस फाइल में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया है। तो इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने फरवरी के महीने में जारी करना शुरू किया था। तभी से इसमें ट्रंप के शामिल होने की खबरें भी आ रही थी, यानी करीब 7 महीने पहले। लेकिन अब तक, जब तक मोदी जी की अपनी जिगरे यार के साथ दोस्ती ठीक ठाक दिख रही थी, तब तक नाविका कुमार को एप्स्टीन फाइल्स की याद नहीं आई। अब जब दोस्ती ही नहीं रही, तब एप्स्टीन फाइल्स की आड़ में ट्रंप को लपेटना स्वामी भक्ति साबित करने का जरिया भी है। Have you seen those documents? Do you think there are names that should have been there, are not there? Do you think there is a Trump connection? Because after the press conference, Trump called this a democratic hoax. You said President Trump wouldn't be on that list. So then, is he trying to protect someone? इसी को हिट जॉब कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उमर खालिद और 8 अन्य लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये सभी लोग बीते 5 सालों से यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। इनके ऊपर 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सारिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मिरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्यों का बेहद अभाव है। खासकर 5 साल से ज्यादा समय तक किसी को जेल में रखने के लिए जरूरी तथ्यों और सबूतों की बहुत कमी है। इसके बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। 133 पन्नों का अदालती फैसला इस मामले के सभी आरोपियों के लिए एक गहरा आघात है, जिनके ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इतने लंबे वक्त तक बिना कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए आरोपियों को जेल में रखना न्याय का माखौल है। उमर और उनके साथ जेल में बंद बाकी लोगों के जरिए अपनी अदालतों से अब कुछ बुनियादी सवाल पूछने का यह समय है। आतंकवादी कृत्य क्या होता है? सरकार द्वारा किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए किस तरह के सबूत होने चाहिए और वह किस समय सीमा के भीतर आ जाने चाहिए? जमानत की अर्जी खारिज करने का यह फैसला कहता है कि वह केवल सबूतों का ऊपरी तौर पर मुआयना करेगा। इस तरह से यह अदालत अभियोजन पक्ष को हर संदेह का लाभ देती है और उसके द्वारा पेश किए गए बेहद कमजोर सबूतों की अनदेखी करती है। अदालत इन सभी आरोपियों को सालों से बिना सुनवाई के जेल में बंद रखने के गंभीर परिणामों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि आरोपियों ने राजधानी दिल्ली में आतंक फैलाने के इरादे से चक्का जाम की साजिश रची। इस आरोप को साबित करने का सबूत कुछ व्हाट्सएप चैट और कुछ गोपनीय गवाहों की गवाही है। यह गोपनीय गवाह कथित रूप से उन गुप्त बैठकों में मौजूद थे जिनमें साजिश रची गई, लेकिन अभियोजन पक्ष सुरक्षा की आड़ में इन तथाकथित गवाहों को सामने नहीं ला सकता। उदाहरण के लिए प्लूटो नाम के एक गोपनीय गवाह का बयान है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक तहखाने में वह आरोपियों को बिरयानी पहुंचाने गया था। वहां उसने सुना बंदूकों, पेट्रोल, अन्य साधनों और धन का उपयोग करके दिल्ली को जलाने की योजना बनाई जा चुकी है। गुलफिशा के ऊपर लगे आरोप और भी हास्यास्पद हैं। उसने सीएए का विरोध कर रही महिलाओं को संगठित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अदालत ने इस कृत्य को राज्य के खिलाफ षड्यंत्र और हमला माना है। संवैधानिक रूप से हमें जो आज़ादियां मिली हुई हैं, उनमें असहमति की आज़ादी भी शामिल है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि असहमति और प्रत्यक्ष रूप से हिंसा, ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। अदालत द्वारा इसमें अंतर नहीं कर पाना बेहद निराशाजनक है। अदालत अभियोजन पक्ष से स्पष्ट सवाल नहीं पूछ रही कि क्या आरोपियों ने दंगे भड़काए। इसकी बजाय वह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के रेटोरिक को महत्व दे रही है, जिसमें वो कहते हैं, यदि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बरी होने या फिर दोषी ठहराए जाने तक जेल में ही रहें।
पिछले 3 सालों से जमानत का यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पीठ से दूसरी पीठ तक घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एकाधिक मौकों पर यह गाइडलाइन भी दी है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद हैं। इसके बावजूद हम पाते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उन शब्दों पर खरा नहीं उतर पा रहा। दिल्ली दंगों के मामले में न्याय को विफल होने से रोकना अदालत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह बुंदेलखंड के महोबा जिले में स्थित तेंदुही गांव की खबर है। गांव में लगभग 2.5 लाख की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा है। गांव के लोग मजबूरी में खुले में शौच करने जाते हैं और देश का दावा है कि वह खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जो ये शौचालय बना हुआ है, इसमें आप यूज करती हैं कि नहीं? नहीं करती। कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं। क्यों जाती हैं बाहर? क्या करें, अब यहाँ आएंगे तो थोड़ा गंदगी पड़ी रहती है तो निकल जाते हैं बाहर। घर में शौचालय है कि नहीं? नहीं। जब हम घर नहीं बनवा पाते तो शौचालय क्या बनवा पाएंगे? पैसा भी नहीं रहता, क्या करें? इतने दूर जाएंगे, रात में 4-1 बजे होंगे तो वहीं जाएंगे, 2 बजे लगेगी तो वहीं जाएंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।